गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो पिछली 2 क्लासों में हमने घनाभ के ही क्वेश्चन देखे, फिर भी मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि 1-2 क्वेश्चन अगली क्लास में हम करेंगे। उनके पीछे रीजन ये था कि 3 स्पेशल क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों ही बहुत शानदार क्वेश्चन है और तीनों को समझना भी जरूरी है। अगर मैं वहीं करा दो तो आधे तो लास्ट में देखते ही नहीं, ठीक है। और आज प्रारंभ में, इस क्लास के प्रारंभ में उन्हीं प्रश्नों को हम लेके चलेंगे और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। यानी एक एक चीज को ध्यान से हल करना, ऐसा नहीं कि आप कहीं कोई चीज छोड़ दो, कहीं कोई चीज को आप मिस कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। एक एक प्रश्न यानी तीनों प्रश्न ही बहुत शानदार है। जैसे पहला प्रश्न हम लेते हैं, इन प्रश्नों में समझना, देखो है वही घनाभ, वही चीज चलेगी, लेकिन यहाँ क्या खास चीज है, क्या अलग है, क्या अभी के एग्जाम में आ रहा है, उनके हिसाब से है। देखना, लकड़ी के एक डिब्बे का माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसमें बक्से में लगने वाली या प्रयोग होने वाली लकड़ी का आयतन। आप एक बात बताओ, लकड़ी का आयतन है, आप बक्सा बना रहे हो, सिंपल सी बात था ना। जैसे मैं कहूं बक्सा बना है तो इधर भी बक्से की मोटाई है, इधर भी मोटाई है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो यहां खुला बक्सा होता तो ऊपर से ऊपर नहीं होती, ध्यान रखना। तो यहां मैं कहूं लकड़ी का आयतन बराबर, अब वैसे देखा जाए तो बाहर का जो वो है अपने पास घनाभ और अंदर का घनाभ, उसको घटा दें तो लकड़ी ही बचेगी। क्या बचेगी? लकड़ी। यानी पूरा बक्से का बाहर से हम आयतन ले वो और अंदर से आयतन ले वो, घटा दें बाहर के आयतन में से अंदर के घनाभ का आयतन, तो हमारा क्या हो जाएगा कि लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन, तो क्या आ जाएगा? लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो यहां मैं यही लिखूंगा, बड़े घनाभ का आयतन माइनस छोटे घनाभ का आयतन। अब आप देखो, बड़े घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो यही रहेगी उसकी, तो बाहर से देखने पे तो 20 गुणा 12 गुणा 10, ठीक है, माइनस। अब एक चीज देखना कि लंबाई है, अब लकड़ी की मोटाई 1 है तो आप कहोगे इधर से भी 1 कम हुई, इधर से भी, दोनों तरफ से 1-1 कम हो गई। जैसे दीवार की बात करें, बाहर से लंबी है, मान लो 20 मीटर लंबी है ये बाहर से देखने पे कमरा, लेकिन अंदर आए तो 1 मीटर वो दीवार थी तो 1 उधर से कम, 1 इधर, 2 कम हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे आप बक्सा है मान लो ये, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर चौड़ा है या 1 मीटर, तो इधर भी वो इतना ही कम है, 1-1, तो यहां 2 कम हो जाएगा। तो 20 में से 2 कम तो आपने कहा 18 गुणा 12 में से 2 कम तो 10। देखो यहां पे मैं कहूं 20 से 2 कम 18, 12 से 2 कम 10, ठीक है, 12 से 2 कम 10, और ये देखो 10 से 2 कम कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो ये लो, हर एक इकाई 2-2 कम कर दी हमने। अब यहां घटा लो, वही क्या आ जाएगा? लकड़ी का आयतन। तो 12 दूनी 24, तो 2400 माइनस 18 × 144, 1440, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ काम बचा है घटाने का, तो आप यहां घटा सकते हो। तो 960 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब, ये लो 960, ये रहा आपके पास। यानी यहां पर अब आपके पास खोखला घनाभ हो चुका है एक प्रकार, बक्से का आयतन या और किसी भी का भी आयतन, तो आप कहोगे कि बड़े वाले बाहर से जो है उसका आयतन, अंदर से उसका आयतन क्या कर दो? माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है 20 का 19 लिख देते हो, 12 का 11 लिख देते हो, 10 का 9 लिख देते हो, एक ही कम करते हो, जबकि लंबाई भी डबल कम होगी, चौड़ाई भी डबल कम होगी, ऊंचाई भी क्या कम होगी? डबल। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर भी है तो 1 इधर भी है, तो 1 और 1 कितना कम हो गया? 2। ऐसे ही 1 इधर भी है, 1 इधर, तो चौड़ाई भी 2 कम हो गई, ऊंचाई भी 2 कम हो जाएगी, 1 नीचे से 1 ऊपर से, तो कितना? सब में 2-2 कम हो गई भाई, डबल कम होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये आ गया 20 गुणा 12 गुणा 10, 2400 माइनस 18 गुणा 10 गुणा 8, 1440, घटाया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा आयतन में। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे लकड़ी का आयतन जब भी पूछता है ऐसे में, तो आप हमेशा शांति पूर्वक कि बाहर वाले घनाभ में से अंदर का घनाभ माइनस करना और कुछ भी नहीं है,
ठीक है, चलो एक तो ये था हमारे पास कि जब भी ऐसे लकड़ी वगैरह का आयतन पूछे तब बक्से में। अगला प्रश्न देखो, ये इस बार मैं कहूं कि जैसे साइंस में दे दिया था, रीट लेवल 2 साइंस में दे दिया था। अब ऐसा जब प्रश्न हो ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ऐसा ही एक बेलन में भी आएगा। प्रश्न सुनना क्या होता है कि जैसे एक खेत में ही खड्डा खोद दिया जाए, ठीक है, और उस खड्डे से मिट्टी निकाल के उस बाकी खेत में बिछा दी जाए, तो उस जो मिट्टी बिछाई जाएगी उसकी ऊंचाई पूछी जाती है, 101% ऊंचाई पूछी जाती है। चाहे वो बेलनाकार कुआं खोदेगा तो बेलनाकार हो जाएगा, वहां से मिट्टी निकाल के उसे चारों ओर बिठाएगा तो वहां वर्ताकार बनेगा। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, मिट्टी बिछाने वाली जब भी बात हो तो हम क्या कहेंगे, मिट्टी जो बिछाई गई है वहां उस मिट्टी का आयतन क्या होगा, तो आप कहोगे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यही देखते आए हम, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो जब भी ऐसे खड्डा खोदा जाएगा तो आप जहां मिट्टी बिछाई जानी है उस मिट्टी के भाग का, जिसमें मिट्टी बिछाई है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे पहले, और गुणा किससे करेंगे, ऊंचाई से, क्योंकि मिट्टी तो बराबर रूप से बिछेगी ना ऊपर तक। तो यहां हमेशा जब भी मिट्टी बिछाने की बात आएगी तो आप तुरंत जहां मिट्टी बिछाई जानी है उसका क्षेत्रफल निकालोगे, गुणा करोगे ऊंचाई से। अब प्रश्न पढ़ते हैं, देखो क्या है। 588 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा था, मतलब खड्डा खोदा था। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया जाता है, तो इससे बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात को। तो मैं कहूं यहां पे हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, खेत में फैलाई गई मिट्टी का आयतन उस को क्या कहा जाए, टांका का आयतन। अब एक बात बताओ, टांके की तो सबसे खास बात है कि लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों दे रखी है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टांका खोदा गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आयताकार वो घनाभाकार हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगी। तो इसको तो आपने लिखा कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आपने कह दिया 30 गुणा 20 गुणा 12 मीटर में है, तीनों तो मीटर में रहने दिया, चलो ठीक है। अब खेत में हम क्या कहेंगे कि आधार का क्षेत्रफल, या फिर ये लिखूं आधार का क्षेत्रफल लिख देते हैं भाई, जहां पे मिट्टी बिछा रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी जहां मिट्टी बिछाई है। अब एक बात देखना, अब यहां पे मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाने वाला हूं, वो चीज समझना, ठीक है। ये इस कलर में ना लेके मैं व्हाइट लेता हूं जिससे आपको दिखे भी अच्छे से। ये खेत है, आपने कहा हाँ यही है, 588 मीटर लंबा है, हाँ, और 50 मीटर क्या है, चौड़ा। अब इसी में तो दूसरा खड्डा खोदा है, इसी में खड्डा खोदा है, तो जहां से खड्डा खोद रहे हो वहां तो मिट्टी नहीं बिछाओगे ना। हाँ बोले नहीं बिछाएंगे। ये इस खड्डे की लंबाई तो 30 मीटर है और चौड़ाई क्या है, 20 है, यानी शेष भाग में आप मिट्टी बिछाओगे। तो शेष भाग में जहां मिट्टी बिछाएंगे वो देखो कौन सा भाग है, यही है, ये भाग है। अब इस भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत घटा दो तो यही भाग होगा जहां हम मिट्टी बिछाने वाले हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना इसी भाग में मिट्टी बिछेगी। अगर वर्ताकार है तो बाहर वर्त बनेगा, अंदर वर्त, तो बड़े वाले वर्त में से छोटे वाला वर्त घटाएंगे। ऐसे खेत है तो बाहर पूरे खेत में से जहां खड्डा खोदा उस जगह को क्या कर दो, माइनस कर दो। यहीं से तो खड्डा खोदा था, उस खड्डे की मिट्टी तो हमने देख लिया अलग, वो तो टांका, उसका आयतन तो आ गया हमारे पास, लेकिन वही मिट्टी इस खेत में बिछा रहे हैं, इसका आयतन चाहिए। तो आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल में से ये घटा दो तो आप क्या कहोगे, 588 गुणा 50 माइनस 30 गुणा 20। भाई आयत का तो लंबाई गुणा चौड़ाई भुजाओं गुणनफल होता है, भुजाओं गुणनफल लिख दिया। अब ये देखो, अब गुणा कर सकते हो आप आराम से, तो ये हो गया 29,400 माइनस 600, तो आया 28,800 मीटर स्क्वायर। भाई मीटर 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 है तो मीटर स्क्वायर ही होगा ना, तो हमने कहा इसको यहां लिख दिया 28,800 गुणा ऊंचाई h बराबर 30 गुणा 20 गुणा 12,
ठीक, हमें तो एच चाहिए ना, खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई, तो एच यही तो बढ़ी है यहाँ पे, मिट्टी जो इस भाग में डालेंगे वो एच ऊंचाई तक बढ़ेगी। तो 30 गुणा 20 गुणा 12 बटे 2 8 8 0 0, ये दोनों जीरो गए पहली बात। 12 से काटा, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ठीक है। 3 से काटा 8 बार, 2 से काटा 4 बार, तो ऊंचाई आ गई 1/4 मीटर। अब देखो 1/4 मीटर, मीटर में है क्या कहीं, तो वो मीटर तो 25 मीटर है, 2.5 मीटर है, ये तो 1 से भी कम है। इसका मतलब हम सेंटीमीटर में चेक करें तो मीटर को सेंटीमीटर बदले किससे गुणा करेंगे, आपने कहा 100 से, तो 100 सेंटीमीटर। अब गुणा करो तो कितना आया, 25, ये लो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर डी, ये लो। तो देखो यहां जो दूसरी खास चीज थी हमारे पास, वो ये प्रश्न था भाई। ठीक है ना, तो जब भी ऐसे खेत का प्रश्न बेलना का, बेलन में भी आएगा, यहां भी आएगा। देखो हर बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न मान के चलूंगा मैं इसको, बहुत ही शानदार प्रश्न मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर स्टूडेंट तो छोड़ के आ जाते हैं। अब आपको छोड़ के नहीं आना भाई, कई बार तो संख्या तक सेम मिल जाती है ऐसे प्रश्नों की। और क्योंकि एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में इनको इतना ही जोर नहीं आता देख कर देने में क्वेश्चन, और जब अच्छा क्वेश्चन है तो हमें भी ये अच्छे से आना ही चाहिए। पर्सन क्या कह रहा है वापस सुन सकते हो। पर्सन कह रहा है कि एक खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, पूरा खेत है, चलो ठीक है। इसमें एक टांका खोदा जिसकी लंबाई चौड़ाई 20 और 12 30 और 20 है, ये खड्डा खोद दिया। अब यहां से मिट्टी निकाल के शेष खेत में बिछा दी। तो मैं क्या कहूंगा कि वो जो मिट्टी निकाली है उसी का आयतन शेष जो खेत में बिछाएगी मिट्टी के आयतन के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, खेत में फैलाएगी मिट्टी का आयतन है वो टांके का आयतन के बराबर होगा। टांके का आयतन तो आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों दे रखी है, तो आपने पहले उसका काम तो खत्म किया कि 30 गुणा 20 गुणा 12, ये तो लिखो। हमें पता है कि खेत में जब मिट्टी बिछाते हैं तो हमारे दिमाग में मिट्टी बिछाए, पानी भरे, कुछ भी करे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी जहां मिट्टी बिछा रहे हो उसका क्षेत्रफल निकालोगे और गुणा कर दोगे ऊंचाई से। अब ऐसा ही प्रश्न जब बेलन में आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा मिट्टी बिछा रहे हैं तो आयतन कैसे ज्ञात करोगे, आप तुरंत कहोगे कि जहां मिट्टी बिछा रहे हैं उसका हम वहां पे क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल, और उसको किससे गुणा कर देंगे, ऊंचाई से। तो हम यही लिखा कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार यहां तो पूरा खेत था लेकिन उसी में एक खड्डा खोद रखा आपने, तो यहां जहां से खड्डा खोद रहे हो उस पे तो मिट्टी बिछा नहीं सकते कि सीधा सीधा यहीं उसी की मिट्टी निकाल के चारों ओर बिछाई है, तो यहां से नहीं यहां बिछी है, तो इसी भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इसका कैसे निकालेंगे, तो पूरे में से इसका माइनस कर देंगे, तो 588 गुणा 50, तो पूरे का माइनस 30 गुणा 20, तो यह आया 28,800 मीटर स्क्वायर। तो यह आ गया 28,800 मीटर स्क्वायर गुणा एच बराबर यह आ गया, ये भाग में चला गया, आ गया 1/4 मीटर। अब 1/4 ऑप्शन में नहीं था तो हमने उसको 100 से गुणा किया, सेंटीमीटर में बदला, और ये आया 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर। तो इसको आप ध्यान से कर सकते हो, बिना किसी झिझक के समझ के कर सकते हो। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो इसको वापस रिवाइज करोगे एक बार स्वयं, लेकिन हल करके देखोगे। ये दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन जो यहां बनता है वो है भाई तीसरा। एक और क्वेश्चन जिसकी बात मैं कर रहा था कि 3%, तीसरा और भी एक जो और भी अच्छा प्रश्न है, चलो देखो भाई अगला, ये देखो। अब ये प्रश्न सुनना, ये 2015 में आया था वैसे आपके ही, कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा। किस गति से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, कितना? 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ पानी चाहिए, तो ये 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा? 30 मिनट तक पानी बहता जाएगा और 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर देगा? अब पहली चीज आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि नहर है, नहर से पानी चलता हुआ आ रहा है, पानी चलता हुआ आ रहा है, और वो पानी जाएगा खेत में। वो किस में जाएगा? खेत में, ठीक है। और वही खेत में क्या करेगा? सिंचाई करेगा। अब आप सिंपल सी बात सोचना कि आधे घंटे में जितना पानी नहर से खेत में आया है वही क्या होगा खेत के पानी,
और वही किसका है, आधे घंटे में पानी, नहर के द्वारा विस्थापित पानी, नहर के द्वारा विस्थापित पानी, ध्यान रखना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि खेत के पानी का आयतन बराबर नहर द्वारा विस्थापित पानी का आयतन। ठीक है ना, क्योंकि देखो खेत में पानी वही आया जो नहर से निकला है। ठीक है, अब आप एक चीज देख लो, खेत के लिए आप क्या कहोगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो ये लिखा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर। अब नहर है, नहर आप खुद सोच के देखो किस आकृति की है, कि घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला, कैसा है। तो आप कहोगे चौड़ाई दे रखी है, गहराई दे रखी है। पानी आता है बहते हुए तो लंबाई भी होती है, तो इसका मतलब लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, तो किस आकार की होती है, घनाभ। और ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नहर हमेशा घनाभ आकार की होगी, और घनाभ का आयतन होता है LBH। LBH। अब आपको एक चीज देखनी है कि नहर की लंबाई हमेशा उतनी ही लेनी है जितना पानी हमने विस्थापित किया है, जो खेत में गया है, और वो होगा पानी द्वारा तय दूरी के बराबर। वो क्यों, क्योंकि सपोज करो यहां पर पानी है, ठीक है, ये मतलब आधे घंटे में मान लो यहां से शुरू हुआ पानी निकलता जा रहा है, लेकिन जो यहां वाला पानी है वो यहां आ गया, वो क्या आ गया यहां, यानी जो यहां से यहां तक की दूरी का पानी था ना, वही खेत में गया है। इसका मतलब आप जब भी नहर की लंबाई लोगे तो पानी द्वारा तय दूरी लेना। ये चीज, कुछ चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। तो नहर की लंबाई द्वारा बराबर पानी द्वारा तय दूरी। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा हमेशा, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, क्योंकि यहां आपको चाल और समय मिलती है नहर के लेकर। क्या क्या मिलती है, चाल और समय। देखो ये प्रश्न 2-3 एग्जाम में एज इट इज बिना डाटा चेंज हुए आ चुका है अभी भी। ठीक, अब देखो क्या है, नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। किस चाल से बह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अब किलोमीटर प्रति घंटे है ना, तो समय भी घंटे में होना चाहिए। अब कह रहा है कितने मिनट में, 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा। तो 30 मिनट का मतलब 30/60, आधा घंटा होता है भाई, यानी 5 किलोमीटर। हमें देखो आधी चीज किलोमीटर में है, आधी मीटर में है, आधी सेंटीमीटर, तो सबको मीटर में बदलेंगे बीच वाले में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो 5000 मीटर। ये लो, तो नहर की लंबाई आ गई, चौड़ाई दे रखी है, गहराई दे रखी है, तो नहर का काम तो हो गया खत्म। यहां खेत का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, तो आपने कहा 80 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ चाहिए खेत में, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी खेत के पानी की, 8 सेंटीमीटर। 8 ही सेंटीमीटर दिया, चलो 8 सेंटीमीटर। तो यहां देखो काफी क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें ना आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इनको अच्छे से समझना, 2 बार देखना, 3 बार देखना। देखो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितने सेंटीमीटर पानी भरा हुआ चाहिए, तो आपने कहा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 8/100 बराबर लंबाई कितनी है नहर की, 5000 मीटर। चौड़ाई कितनी है, तो आपने कहा चौड़ाई 6 मीटर, और नहर की ऊंचाई कितनी है, गहराई 1.5 मीटर। पॉइंट हटाया, बट्टे में गया 10, 1 0 से 1 0 जाएगा। तो हमें तो चाहिए आधार का क्षेत्रफल बराबर, ये 5000 है भाई, 5000 गुणा 6 गुणा 15 गुणा 10, ये भाग ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 8। ठीक है, देखो पहले तो मैं काटता हूं 2 से 5 बार, ये 4 बार, फिर 2 से 2 बार, ये 3 बार, ये 2 से काटा 2500, तो 2500 गुणा 15 गुणा 3, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया। देखो
देखो ये संख्या मेरे तो अभी तक याद है, तो आप इसको गुणों करोगे 2500 गुणा 3 गुणा 15 गुणा 5, तो ये आएगा 562500। और किस में था? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और देखना, यहाँ मीटर स्क्वायर ऑप्शन में हेक्टेयर मिलेगा आपको यहाँ पे। अब आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी हेक्टेयर को अगर मीटर स्क्वायर बदले तो 10,000 से गुणा करते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलेंगे तो 10,000 का भाग लगाएंगे। 10,000 का भाग लगाएंगे तो 4 से पहले दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 4 यानी 56.25 हेक्टेयर। ये है भाई। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था, थोड़ा नहीं है तो बहुत ही अलग है भाई, पूरा ही अलग है। अगर ध्यान से नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसको कहूंगा कि आप बहुत ही ध्यान से इसको करो, जितना भी आसानी से आप करोगे, जितना भी बार बार इसको हल करके देख लो, तो ये चीजें, कुछ चीजें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब कि आपको सोचना ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न देखा और आपके याद आ जाए कि नहर का नाम लिया है तो नहर पहली चीज तो किस आकार की है? घनाभ आकार की। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज नहर, देखो यहां मैं कुछ से आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर देखो मेरा काम है कि मैं हर प्रकार का प्रश्न आपको कराऊं, कराने के पीछे रीजन यही है कि भाई आप अगर कोई ये लगे, जैसे मुझे पता है कि जैसे अब आर्ट बैकग्राउंड से है, ऐसा प्रश्न आ गया नहर वहर का, दिक्कत देता है। लेकिन एक चीज बताओ, जब अगर 1% आए और वो भी आपकी कॉपी में से आ जाए, वो भी आपको याद है उसमें से आ जाए, संख्या मामूली बहुत चेंज हो सकती है, तो चेंज हो तो वो चीज आपके दिमाग में, अरे नहर का प्रश्न था तो हमें सर ने बताया था कि नहर वाले प्रश्न में 3 चीजें याद करनी अच्छे से, कि नहर का पानी ही खेत में जाएगा, तो खेत में जो पानी है उसका आयतन और नहर के पानी का आयतन, पूरे पानी का नहीं, जो विस्थापित किया उतने का ही। तो आप तो यही सोच लो नहर के पानी का आयतन बस बराबर रखना है, बराबर रखा। अब हमें बात करनी है कि नहर की लंबाई और गहराई, चौड़ाई और गहराई तो देता है, लंबाई की बात, लंबाई होती है पानी द्वारा तय दूरी, पानी की चाल देगा और समय देगा इतने समय में। ठीक है, पानी की चाल देगा और समय, तो लंबाई क्या हो जाएगी? पानी द्वारा तय दूरी। पानी द्वारा तय दूरी चाल गुणा समय। जैसे चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, समय आधा घंटा, तो कितने किलोमीटर का पानी तय दूरी तय हो जाएगी? 5 किलोमीटर को इकाई सेम रखनी है, 5000 मीटर। तो नहर का काम तो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज लिख देंगे आराम से। अब बात आती है खेत, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर भरा चाहिए, सेंटीमीटर को मतलब बदला 100 का भाग दिया, ऊपर लेके गुणा भाग करना आपका काम है भाई, गुणा तो करोगे ही करोगे। ये आया 562500 मीटर स्क्वायर। ऐसे में हेक्टेयर में मिलता है, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में लेंगे 10,000 का भाग लगाएंगे, 10,000 यानी 4 से पहले दशमलव, तो आया 56.25 हेक्टेयर। ये लो, यानी वापस से चीजों को बार बार हल करने से ना दिमाग में ऐसी की ऐसी फिट हो जाएंगी, आपको कुछ छेड़ना ही नहीं पड़ेगा, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहली चीज नहर का नाम आया, नहर का नाम आते आप क्या कहोगे कि नहर होती है घनाभ आकार की, जिसकी चौड़ाई गहराई देगा लंबाई। लंबाई हम बात करेंगे पानी द्वारा तय दूरी, लंबाई की बात क्या करोगे? पानी द्वारा तय दूरी, सीधी सीधी बात है, पानी द्वारा तय दूरी, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। चलो ठीक है, पानी द्वारा तय दूरी रख लेंगे। अब पानी द्वारा तय दूरी की जब बात आती है तो हम बात करें कि पानी द्वारा तय दूरी, दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय, चाल भी देगा और समय भी देगा, गुणा करके लिख देंगे, हमारे पास दूरी आ जाएगी। ये यहाँ पे जैसे आई 5 किलोमीटर, मीटर में बदला 5000 मीटर। इसकी तीनों चीज होगी, लंबाई चौड़ाई गहराई। अब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हमें देता 8 सेंटीमीटर, तो हमने निकाल, यहाँ पे मान आ गया मीटर स्क्वायर में आधार का क्षेत्रफल, हेक्टेयर में लेंगे 10,000 का भाग लगा देंगे। तो ये पैटर्न पूरा दिमाग में आपके होना चाहिए कि जब भी नहर का प्रश्न आएगा ना, आप नहीं झिझकोगे, आप उस प्रश्न को आराम से हल करोगे। देखो यही वो 3 प्रश्न थे जो घनाभ को बहुत अच्छे से, घनाभ में ज्यादातर, देखो मैं आपको यहाँ पे फिर से कह रहा हूं, एक तो खड्डा खोदने वाला, एक नहर वाला, एक बॉक्स वाला, एक चारों कोने काटने वाला, एक विकर्ण वाला, जब लंबाई भुजाओं की लंबाई चौड़ाई, वो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे और विकर्ण दे, वो वाला। तीसरा था 3 फलकों दे एक्स वाई जेड, तो आयतन √XYZ ये, और फिर सिंपल प्रश्न, सिंपल में तो जोड़ नहीं आता। इन 5-6 टाइप के प्रश्नों को आप दिमाग में ही रखोगे, ऐसा नहीं कि नहीं यार पता नहीं क्या है क्या नहीं। आपको बार बार, जैसे नहर का प्रश्न एक और कर लो, प्रैक्टिस के जो सेट दिया उसमें से एक बार और कर लो, फिर इसी प्रश्न को खुद करके देखो, कहीं दूसरी जगह भागने की जरूरत नहीं है। तो फिर अगर आपके पास प्रश्न आया तो कहीं रुकावट नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अब देखो ये हमारे थे घनाभ के प्रश्न। अब हम बात करें घनाभ के बाद, घनाभ तक तो ठीक था, अब हम बात कर रहे थे कि घनाभ के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेलन, सिलेंडर,
बेलन की बात करेंगे तो बेलन के लिए आज बेसिक चीज और फॉर्मूले वो आपको याद करने हैं सिलेंडर के, क्योंकि ये फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो वो सारी चीजें हमारे क्या आती रहेंगी, काम आती रहेंगी। तो पहली चीज बेलन की बात करें तो बेलन का डायग्राम हम बनाते हैं भाई। अब देखो इसका आधार कैसा है तो आपके दिमाग में आएगा वर्ताकार, ठीक है। आधार कैसा है, वर्ताकार, आर आर। ये इसकी क्या है, एच। ये इसकी क्या है भाई, एच। सिंपल सी बात आपके दिमाग में समझ में आनी चाहिए कि ये इसकी क्या है, एच। चलो ठीक है। अब हम बात करें कि जब ये बेलन है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेलन का भी आधार कई जगह लंबवर्ती देता है, उसका मतलब होता है कि आधार और शीर्ष बराबर है, समांतर है। यानी इसके केंद्र को इसके केंद्र से मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, लंब बनेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। तो आप वहां कहोगे कि ये दोनों लंबवर्ती हैं ही। कोई सा बेलन आप लोगे ना, हमेशा हम वही प्रश्न करेंगे जहां लंबवर्ती हो। क्यों? क्योंकि अगर ये तिरछा कटा हुआ तो हमारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। फिर आप अलग अलग और चीजें हम देख सकते हैं, ऐसे करने को तो भाई हर चीज हल होती है, लेकिन आपने जो आते हैं काम के वो क्या करते हैं, लंबवर्ती बोले जाते हैं। आपको सीधा सीधा बेलन बोले या लंबवर्ती बोले, हमारे एक ही चीज काम में आएगी, यानी आधार और शीर्ष बराबर और क्या हो, समांतर, ठीक है। चलो इसमें देखो वर्त आधा, वर्ताकार आधार, वर्ताकारी क्या है, शीर्ष। तो यहां पहली चीज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम क्या कहेंगे, 2 पाई आर इंटू एच। आधार का परिमाप और वर्ताकार वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर इंटू क्या कर देंगे, एच। मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहोगे 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच याद रखने भाई। वैसे तो मैं कह दूंगा कि 2 पाई आर एच तो वो था और दो ये जुड़ जाएंगे। देखो सिंपल सा, अगर आप कहोगे ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर आधार और 2 पाई आर एच, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणा आधार का पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर इसमें से कॉमन लूं मैं, ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, एच प्लस इसमें क्या बचेगा, आर। 2 पाई आर कॉमन लिया, एक आर बच गया, तो ये हो गया 2 पाई आर आर प्लस एच। लेकिन ऐसे एक्सप्लेन थोड़ी करने वहां पे वहां हमें सीधा सीधा बार बार मान काम में आएगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेलन जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच ब्रैकेट में। तीसरी चीज जो यहां पे आती है वो आती है आयतन। वो क्या है भाई, आयतन। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन चीज ही हमें याद करनी होती हैं, इसी पे पूरा बेलन टिका हुआ है भाई। ये लो, इन तीन चीजों पे। अब मैं आपसे पूछूं बार बार कि एक बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप हो गए 2 पाई आर आर प्लस एच। मैं कहूं आयतन तो आप हो गए पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये लो, ये चीज हमारी है। अब इन पे हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन देखो, आज बेसिक क्वेश्चन इसके करते हैं एक एक करके। जैसे पहला प्रश्न आपके पास है,
पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि अगर बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब जो मान दिया उस चीज को लिखोगे जरूर भाई, ऐसा नहीं कि नहीं लिखोगे। अब देखो मैं पहले एक प्रश्न कराता कि त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, आपसे वक्र पृष्ठ या आयतन पूछे तो आप कर सकते हो भाई, सिंपली कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूले में रखना है। अब मैंने सीधा ही चेंज कर दिया प्रश्न। देखो क्या कहे कि अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई यानी h ऊंचाई, एक ही बात होती है, लंबाई बेलन की लंबाई उसकी ऊंचाई होती है भाई, तो इसका आयतन क्या होगा। अब एक बात बताओ, दिया है वो लिखो पहले। तो मैंने कहा वक्र पृष्ठ क्या होता है, आपने कहा 2 पाई आर एच, यही होता है वक्र पृष्ठ। ये आपको दिया है 880, एक चीज तो ये दिया, और इसकी ऊंचाई h कितना दिया है 20, ये दो चीज हमें दी है। हमसे पूछा क्या है उसको अंडरलाइन कर लो, ये लो आयतन पूछा है भाई, क्या पूछा है आयतन, ये इसको डबल अंडरलाइन कर लिया कि हमें आयतन का मान निकालना। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी दे रखा है क्या इसमें, अभी तो नहीं दिया, एच का मान ये रहा, यानी पहले किसका मान निकालेंगे आर का। मुझे एक बात बताओ, जब एच का मान है, पाई का पता है, तो आर का निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा ऐसे, तो आपके सोच समझ में आना चाहिए कि एच है ये उठा के यहां रखेंगे, पहले आर का ही मान निकालेंगे। तो हमने कहा 2 पाई का मान 22/7, आर हमें नहीं पता, एच कितना है 20 बराबर 880। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, ये ध्यान रखना कि आयतन पूछा है, ऑप्शन में पाई नहीं है, पाई का मान 22/7 है, ब्रैकेट में आपको देके रखता है कि पाई का मान क्या है 22/7। अगर ऑप्शन में पाई होता तो हम पाई को पाई रहने देते, ठीक है ना। वैसे ऑप्शन की जब पाई का मान रखवाता तो ब्रैकेट में देता है कि पाई, यहाँ पाई बराबर 22/7, तो अभी लिखा नहीं मैंने, यहां सीधा लिख दिया। देखो आर बराबर 880 गुणा 7 कहां जाएगा ऊपर, बटे 2 गुणा 22 गुणा 20, ये कहां चले गए भाग में, 0 से 0, 22 चौक 88, 2 से 2 बार, 2 से 2 गया, आर कितना आ गया 7। अब देखो आर का मान भी है, एच का मान भी है, दोनों मान है। पहले तो मान निकाले आर और एच के, सबसे ज्यादा खास जरूरत इसी चीज की थी। अब हमें क्या पूछा है आयतन, आयतन क्या होता है, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान तो आपने कहा 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 गुणा 7, एच का मान तो कहा 20, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 यानी 440 गुणा 7, तो 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। यहां देखो ये रहा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार के जब प्रश्न होते हैं ना, तो देखो जब भी बेलन का प्रश्न देगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपसे कहे कि त्रिज्या 5, सीधा ही दे दे कि त्रिज्या 7 है ऊंचाई 20 है तो आयतन निकालो ना। वो तो त्रिज्या ऊंचाई देगा तो सही पता है कि हर कोई पाई आर स्क्वायर ऐसे लगा देगा, वहां उसने कुछ न कुछ चेंज करके देगा। जैसे इस प्रश्न में आपको चेंज करके दिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ का मतलब 2 पाई आर एच, इसका मान दे रखा है, 2 पाई आर एच का मान दिया 880 तथा ऊंचाई कितनी दी है 20, ठीक है। तो हमने कहा कि जैसे 2 पाई आर एच है, पाई का मान हमें पता है, एच का मान पता, तो आर का निकाला, आर का मान कितना है 7, अब आर का मान भी है एच का भी। अब हमें बताना आयतन, तो आयतन हमने बताया पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, तो 7 गुणा 7 गुणा एच कितना है 20 रखा, तो यह 3080 सेंटीमीटर क्यूब। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार के प्रश्न को आप कर सकते हो भाई। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, जो क्या कह रहा है, एक लांबिक वर्ताकार बेलन का आयतन, तो आप तो सीधे दिमाग में यही रखोगे कि बेलन की बात कर रहा है, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन पूछा, आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 है, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 40, उसके आधार की परिधि। अब एक बात बताओ, बेलन का आधार कैसा होता है आपके दिमाग में, वर्ताकार, वर्त की परिधि क्या होती है, तो हमने पहले भी लिखा वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी दूसरा मान दे रखा 2 पाई आर का, तो एच का मान तो आपको दिया है 40, और पहली चीज तो एच का मान दिया, दूसरा 2 पाई आर का मान दिया है आपको 66, ये दो वैल्यू आपको दी है। और आपसे किसका मान पूछा है, आयतन क्या होगा, बताओ भाई साहब कि आयतन क्या होगा, ये पूछ रहा है।
तो हमने कहा कि ठीक है बताएंगे भाई, जब पूछ ही रहा अगला आयतन है तो हम आयतन ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहां आपके सामने h का मान है, 2 पाई r का मान है। एक बात बताओ, यहां से क्या h की तो जरूरत ही नहीं थी, यहां से r का मान तो वैसे तो जरूरत है पूरे आयतन में तो, लेकिन यहां r का मान निकालने में हमें जोर आना चाहिए क्या? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ना, यहां r का मान हम निकाल सकते हैं कैसे? 2 पाई का मान क्या है? 22/7 गुणा r बराबर 66। तो r बराबर 66 गुणा 7, ये तो गुणा में चले, ये भाग में जाएंगे कौन कौन? 2 और 22, 22 थी 66, तो r का मान आ गया 7 थी 21, 21/2। तो हमने कहा दूसरा मान जो है r वो है 21/2। r का मान है, h का मान है, हमें क्या चाहिए? आयतन। जो चीज पूछे वही देखो। तो पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, पाई का मान तो आपने कहा 22/7 रखा, r कितना? 21, तो 21/2 गुणा 21/2, क्योंकि 21 का स्क्वायर है भाई, गुणा h कितना है? 40। देखो 2 गुणा 2, 2 से 2, देखो पहले 2 से काटोगे 20, फिर 2 से काटोगे 10, तो मैंने एक साथ लिख दिया 10। ठीक है, 7 से काटा 7 ये 21। ठीक है, अब यहां आप गुणा करो इसको, 21 दूनी 42, 42 का 2, 21 दूनी 42 और 2 44 गुणा 3 गुणा 10, 3 दूनी 6, 4 थी 12 का 2 हासिल 1, 4 थी 12 और 1 13, तो यह 13,260। वापस देखते हैं भाई, कहीं न कहीं इसमें अपन ने गुणा में गलती कर दी है। ठीक है, देखो 21 दूनी 42 का 2, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 होगा भाई, सॉरी, यहां से देखो वापस कर देते हैं गुणा। तो देखो यहाँ पे एक, पहले मैं 21 को इससे गुणा कर रहा हूं क्योंकि गुणा करने में आसानी रहे, ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ करें। देखो गुणा आप ध्यान से करो, 21 दूनी 42 का 2 हासिल की 4, 21 दूनी 42 और 4, तो आपने कहा 46, गुणा में क्या बचा? 3 और गुणा 10, 3 दूनी 6, 6 थी 18 का 8 हासिल 1, 4 थी 12 और 1 13, और 10 से गुणा करेंगे 0, 13,860। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, तो हमने कहा कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई, ऑप्शन देखा, 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, ये लो भाई। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि गुणा भाग करने में ऐसा ना हो कि हम गलती कर जाएं कहीं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये आ गया आयतन जो पूछा था। तो देखो अब दोनों ही प्रश्न में आपने देखा कि पहले में आपको यही चीज इसी प्रकार से दिया गया था प्रश्न, लेकिन वहां परिधि का मान नहीं देकर वहां पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया था। किसका मान दिया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय, वो भी तो 2 पाई r h का मान दिया था, h का मान दिया था। वहां h का मान और पाई का मान दोनों का रखने के बाद हमें r प्राप्त हुआ। यहाँ परिधि 2 पाई r का मान दिया, 2 पाई r के मान से r का मान निकाला, r और h दोनों हैं, फिर हमने आयतन निकाल लिया। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रश्न में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा प्रश्न आप कर सकते हो भाई। अब इसमें थोड़ा सा और बढ़ा के प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों में, क्योंकि ऐसा प्रश्न देखो बेलन में देखने को मिलता है हमें एग्जाम में। क्या कह रहा है? एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, यानी r प्लस h का मान दिया, ये तो लिख ही दो जैसे जैसे दिया है। r प्लस h का मान कितना दिया है? 37। चलो ठीक है, पहली चीज ये दिया, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है तो इसका आयतन क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या होता है? 2 पाई r प्लस h, यही होता है। और ये आपको दिया है 1628। ये दूसरी, हमें वही चीज पूछिए, आयतन। आयतन कितना? आयतन का मतलब क्या है? पाई r स्क्वायर h, यानी हमें r भी चाहिए और h भी चाहिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, वो रख दें। पहले हम यहां से r और h तो निकालें, r और h निकाल के रखेंगे वहां पे। r और h निकालने, देखो r प्लस h का मान यहां रख दे तो r का मान आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको कोई पाई का मान भी है, r और h का भी है, तो हम आसानी से यहां पे क्या ज्ञात कर सकते हैं?
क्या कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहां पे हम बात करें कि सबसे पहली चीज ये 37 उठा के यहां रखेंगे तो 2 इंटू 22/7 गुणा r प्लस एच का मान यहां से यहां ले आए 37 बराबर 1628। सॉरी ये r और गायब कर दिया भाई बीच में से, 2 पाई r तो ये रहा, h का मान क्या है 37 वो रख दिया बराबर 1628। अब देखो आप इसको पहली बार काटोगे ना, ध्यान से काटना, ये कटेगा 44 बार, ठीक है। अब देखो 22 से काटा तो 22 दूनी 44, 2 से काटा 2 एक बार, तो r बराबर ये 7 ऊपर जाएगा, 7 एकम 7, ये लो r का मान 7 आ गया। अब आपको ये बता r प्लस एच 37 है, तो r का मान 7, 7 प्लस h बराबर 37 है, तो h बराबर क्या आएगा, आप कहोगे 7 माइनस में चला जाएगा, 37 माइनस 7 यानी कितना आया, तो मैं कहूं h बराबर आ गया 30। देखो h का मान भी आ गया और r का भी आ गया। ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है भाई, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये h और r दोनों का मान आ गया। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, तो यहां पे रख देते हैं आयतन में, तो पाई का मान 22/7, r का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 गुणा h का मान कितना है 30, ये लो 22 गुणा 7 21 210, तो ये आ गया 4620। क्या था भाई, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर क्यूब, आयतन है सॉरी क्यूब में लिखेंगे, 4620 ये रहा, ठीक है। आप इसको रख के आराम से गुणा कर सकते हो बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के। हो गया होगा भैया। देखो चीजें वही हैं कि यहां पहले दो दो चीजें देकर उनसे आर और एच के मान निकालना। कई बार तो क्या होता है, वो तो चलो मैं आयतन बार बार आयतन आपसे पूछ रहा हूं, कई बार तो यहाँ पे एच का मान ही पूछ के छोड़ देता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि पहला काम होना चाहिए हमारे पास आर और एच आना। आर और एच आ गया ना तो हर एक चीज आ जाएगी फिर। और वो कैसे, देखो हमें ये दो मान दिए हैं कि r प्लस एच का मान 37 दिया, दूसरा क्या दिया है 2 पाई r, r प्लस एच का मान दिया 1628। इसका r प्लस एच उठा के यहां पे रखा है, कितना 37 रखा, काटा r का मान आ गया 7। अब 7 आ गया, r प्लस एच 37, उसमें से r 7 है तो h कितना है 30। चलो ये भी ठीक है। हमें पूछा है ऊंचाई, ये सॉरी आयतन, आयतन का होता है पाई r स्क्वायर है, तो पाई r का मान रखा, एच का रखा, गुणा किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो ऐसा एक और प्रश्न लेते हैं भाई, एक और प्रश्न यहां पे जो आपके पास है, ये देखो, एक बेलनाकार टैंक का जल धारण क्षमता 6160 घन मीटर है, मतलब मीटर क्यूब है, आयतन दे रखी है, चलो ठीक है। उसकी गहराई क्या होगी, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यानी यहां भी आपको दो चीज दे रखी है, आयतन, आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, और ये कितना दिया है 6160। दूसरा व्यास, व्यास 28 दिया है, तो हमें पता है कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 28/2 यानी 14। ये दो मान हमें दे रखे हैं, पहला और ये दूसरा। तो हमें क्या कह रहा है, उसकी गहराई क्या होगी, गहराई यानी ऊंचाई आपसे पूछी है, एच का मान पूछा है, ये पता है। अब एक बात तो इस आर का मान यहां रखोगे तो क्या एच का नहीं आएगा, तो आपके दिमाग में से आएगा, बस वही हमसे पूछा गया है, वही तो हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो देखो पाई का मान इसमें रखा, तो आपने कहा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14 लिख देता हूं भी मैं, गुणा एच बराबर 6160, 7 से काटा 2, हमें h का मान चाहिए, तो 6160 बट्टे में क्या जाएगा 22, 2 और 14, गुणा में सारे भाग में जाएंगे, 22, 2 और 14, ठीक है। अब 2 से काट, पहले 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजो 55, 11 छक्के 66, फिर 2 से काटते हैं 28, फिर 2 से काटते हैं
14 140, 140 में 14 का भाग देंगे, h का मान आ जाएगा 10। ये लो, ये हमारा आंसर हो गया भाई। तो देखो सबसे पहली चीज यहां हमारा कहने का मतलब इतना ही है कि यहां पे हमें दिया क्या क्या है उसको लिखो, फिर गौर करो कि उसने पूछा क्या है। जैसे यहां उसने क्या कहा कि बेलनाकार टैंक के धारण करने की क्षमता, आयतन दिया है वो 6160 है। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वो दिया है। व्यास, व्यास हमें दिया हो तो हमें पता है कि हमें तो त्रिज्या चाहिए होती है, व्यास कहीं नहीं चाहिए हमें। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। व्यास पूरा होता है ना वो r प्लस आर, तो 2r होता है व्यास। तो 2r 28 है तो r कितना है, 14 है। तो आप हमेशा ध्यान भी रखोगे, वैसे हम पहले लिख भी चुके हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 28 की आधी कितनी, 14। त्रिज्या 14 है तो इसका मान उठा के वहां रखा, तो 22/7 14 14 h। ये देखो 7 दूनी 14, 22 2 और 14 तीनों ही कहां जाएंगे, भाग में जाने के बाद काटा, तो h का मान हमारे पास जो आया वो है आपका 10, और 10 मीटर हमारा आंसर हो गया भाई। तो इस प्रकार से सबसे पहले सिंपली क्वेश्चन हमने आज लिए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन, कुछ तो क्या और भी लेंगे अगली क्लास में, यही हमारे पास चलेगा, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे कि अगली क्लास में बेलन के और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बेलन की तीनों चीजें कौन सी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर एच, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय तो आप कहोगे 2 पाई आर प्लस एच, मैं कहूं आयतन तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।